हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की क्लास में हम सेमेस्टर 3 CC7 में जापान के इतिहास के संबंध में बात करेंगे। इस क्लास में हम मंचूरिया संकट के संबंध में जिक्र करेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद लगभग एक दशक तक, यानी लगभग 10 वर्षों तक, जापान ने साम्राज्यवादी प्रसार की दिशा में कोई काम नहीं किया। वाशिंगटन सम्मेलन में चीन की प्रादेशिक अखंडता और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी दी गई थी, जिसके कारण जापान को भी अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियों को रोकना पड़ा था। इन सब के बावजूद जापान में साम्राज्यवादी विचारों को दबाया नहीं जा सका था और ये ऐसी भावनाएं अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। अनुकूल परिस्थितियां पाते ही 1930 ईस्वी में जापान की साम्राज्यवादी नीति ने पुनः एक नया मोड़ लिया और वहां साम्राज्यवाद का दूसरा चरण आरंभ हो गया। जापानी साम्राज्यवाद के पुनः आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण वहां के सैन्यवादियों के प्रभाव में वृद्धि थी। मंचूरिया संकट की पृष्ठभूमि में सैन्यवादियों के प्रभाव के बढ़ने के अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। जापान के लिए मंचूरिया एक महत्वपूर्ण प्रांत था और 1884 ईस्वी से ही जापान इस पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। मंचूरिया की रेलवे लाइनें जापान के ठेके में थी और जापानियों ने काफ़ी धन खर्च करके वहाँ पर कई तरह के उद्योगों का भी विकास किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला, जिसका फायदा उठाकर उसने चीन के समक्ष 21 मांगों को रखा। इसके अंतर्गत मंचूरिया में स्थित पट्टे वाले क्षेत्र और रेलवे पर जापान के अधिकार की अवधि को बढ़ाकर 99 वर्ष कर दिया गया और जापानी लोगों को मंचूरिया में जाकर बसने और वहां कारोबार करने का पूरा अधिकार दिया गया। मंचूरिया जापान के लिए अत्यंत लाभदायक प्रदेश था। अपनी बढ़ती हुई आबादी को वह मंचूरिया में बसाना चाहता था। इसके अलावा वहां उद्योगों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कच्चे माल, लोहा, कोयला, तेल आदि बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। अतः जापान मंचूरिया को चीन से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर चीन भी मंचूरिया को अपने साथ पूरी तरह से मिलाकर चीन की राजनीतिक एकता को पूर्ण करना चाहता था। वह मंचूरिया को चीन का अन्न भंडार मानता था, क्योंकि वहाँ सोयाबीन, बाजरा, गेहूँ तथा तिलहन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो चीन के साथ साथ जापान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। जापान ने मंचूरिया में अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना का गठन कर लिया, जो आवश्यकतानुसार चीन के विरुद्ध वहां जापान के हितों की रक्षा करती थी। मई 1917 में चीनी सेना उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर जापान ने भी अपने कुछ सैनिकों को मंचूरिया भेजकर वहां के कुछ स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात उसने मंचूरिया को चीन में शामिल करने के विरुद्ध कूटनीतिक अभियान आरंभ किया, पर उसी समय मंचूरिया का शासक भी चीन से समझौता करने के लिए तैयार हो गया। जापान को यह अच्छा नहीं लगा और अचानक ही रहस्यमय परिस्थितियों में मंचूरिया के शासक की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र मंचूरिया का नया शासक बना और उसने जापान की चेतावनियों के बावजूद चीन से समझौता कर लिया और दिसंबर 1928 के अंत में मंचूरिया चीन का अभिन्न अंग बन गया। 1931 ईस्वी के आते आते मंचूरिया चीन और जापान के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। जापान ने मंचूरिया में अत्यधिक अधिकार प्राप्त कर चीन की संप्रभुता को वहां सीमित कर दिया था। 1895 ईस्वी में उसने लियाओतुंग प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर लिया और 1905 ईस्वी में मंचूरिया को रूस से बचाकर उस क्षेत्र में अपनी पूंजी लगाकर उसका विकास किया।
अतः वह मंचूरिया में अपने विशेष हितों की सुरक्षा करना चाहता था। वह चीन से की गई 1896 और 1915 ईस्वी की संधियों का हवाला देता था, पर चीन का कहना था कि ये संधियां दबाव में आकर की गई थी, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं था। विवाद का एक अन्य कारण मंचूरिया में रहने वाले 8 लाख कोरियाइयों का था, जिन्हें 1910 ईस्वी के बाद कोरिया विजय के पश्चात जापान अपनी प्रजा मानता था। चीनी सरकार मंचूरिया में कोरियाइयों के बसने को जापान के प्रभुत्व का विस्तार मानती थी तथा वह बार बार इसमें बाधा डालती थी। जापान इसका विरोध करता था। 1928 ईस्वी के अंत में जब मंचूरिया चीन में विधिवत शामिल कर लिया गया तो जापान इस ओर सतर्क हो गया। जापानी सेना के उच्चाधिकारी मंचूरिया पर आक्रमण करके उसे चीन से स्वतंत्र करना चाहते थे और उन्हें जापान के उद्योगपतियों और कुलीन वर्ग का भी समर्थन प्राप्त था। 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने जापान को भी काफ़ी प्रभावित किया था और उसके निर्यात में काफ़ी कमी आ गई थी। वहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। करोड़ों लोगों के पास कृषि के लिए भूमि नहीं थी। ऐसी हालत में मंचूरिया पर अधिकार कर लेने से जापान की आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में जापानी सैन्यवादियों का राजनीति के साथ साथ जनता में भी प्रभाव बढ़ने लगा। पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से इसका विरोध हो सकता था, पर उन्हें यह कहकर जापान ने शांत करा दिया कि उसका वास्तविक उद्देश्य चीन नहीं बल्कि सोवियत रूस और साम्यवाद से एशिया को बचाना है। 1828-29 में जापान में सैन्यवादियों के प्रभाव बढ़ने के पश्चात उन्होंने 1830 ईस्वी में तख्ता पलट का भी प्रयास किया। उन्हें पूंजीवादियों का समर्थन हासिल था। इन सब के मूल में मंचूरिया को पूरी तरह से हड़पने की नीति थी। जब मंचूरिया पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया गया तो उसकी तैयारी होने लगी। दूसरी ओर पूरा विश्व आर्थिक संकट से परेशान था और अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगा था। जापान के लिए यह अत्यंत सुनहरा मौका था। चीन और जापान के संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे। मई 1931 में कोरिया तथा चीनी किसानों के बीच अचानक दंगा भड़क उठा। इस घटना में जापानी सैनिकों ने कोरियाइयों का साथ दिया, जिससे विवाद काफ़ी बढ़ गया। ऐसे समय में 27 जून 1931 को मंचूरिया में चीनी सैनिकों ने एक जापानी कप्तान नाकामुरा की हत्या कर दी। जापानी सरकार ने इस घटना का विरोध किया तथा चीनी अधिकारियों से माफ़ी मांगने और हर्जाना देने की मांग की। इस घटना से जापान के लोगों में क्रोध बढ़ने लगा। जापानी सैन्यवादियों ने घटना का लाभ उठाने का प्रयास किया और अधिकतम लाभ उठाने के उद्देश्य से उन्होंने चीन से युद्ध की मांग की। नाकामुरा की हत्या के पश्चात घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। 18 सितंबर 1931 ईस्वी को मुकदेन नामक स्थान पर अचानक एक विस्फोट हुआ और उसके बाद कुछ गोलियां चली। सुबह मुकदेन के निवासियों ने स्वयं को जापानी सैनिकों के कब्जे में पाया। अपने शिविरों में सोए हुए 10,000 चीनी सैनिकों को तितर-बितर करके उन्हें निशस्त्र कर दिया गया और पूरे इलाके में जापानी सेना तैनात कर दी गई। मुकदेन को शांतिपूर्वक हस्तगत कर दिया गया, अर्थात इस पर अधिकार कर लिया गया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि सारे कार्य काफ़ी योजनाबद्ध ढंग से किए गए थे। इसकी तैयारी सोच समझकर की गई थी। 4 दिनों के भीतर ही मुकदेन के उत्तर में 290 मील के घेरे में स्थित सभी चीनी नगरों पर जापानी सैनिकों का अधिकार हो गया और अंततः मंचूरिया पर जापान का पूरी तरह से अधिकार हो गया। मंचूरिया पर जापानी आक्रमण का पूरे विश्व ने प्रतिकार किया। चीन में कई स्थानों पर दंगे हुए
और जापानी बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। प्रत्येक स्थान पर जापान विरोधी राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। अन्य देशों ने भी इस कार्रवाई की निंदा की, पर जापान मंचूरिया में अपनी कार्रवाई को युद्ध नहीं बल्कि पुलिसिया कार्रवाई कहता रहा। इस घटना के पश्चात राष्ट्र संघ की कमजोरी भी स्पष्ट हो गई। जब चीन ने इस मामले को राष्ट्र संघ में उठाने का प्रयास किया तो राष्ट्र संघ जापान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। 16 नवंबर से 10 नवंबर 1931 तक राष्ट्र संघ में इस विषय पर वाद विवाद होता रहा। अंततः जापान ने मंचूरिया कांड की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका इस आयोग के सदस्य बनाए गए। ब्रिटिश प्रतिनिधि लॉर्ड लिटन को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसे लिटन आयोग भी कहा जाता है। अमेरिका द्वारा चीन में जापान की उपलब्धियों को मानने से इनकार कर दिया गया क्योंकि यह 1928 की पेरिस संधि का उल्लंघन था। इसी बीच नवंबर 1932 में लिटन आयोग की रिपोर्ट राष्ट्र संघ में पेश की गई, जिसमें चीन जापान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस रिपोर्ट पर विचार के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, पर उससे पहले ही 20 मार्च 1932 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी। जापान ने फरवरी 1932 में मंचूरिया का नाम बदलकर मंचुकुओ कर दिया और वहाँ एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। वहाँ का यह एक नाम मात्र का राज्य था, अलग और स्वतंत्र राज्य था, क्योंकि वहाँ के प्रशासन के सभी उच्च पदों पर जापानी अधिकारियों को तैनात किया गया था। इस प्रकार मंचूरिया कांड जापानी साम्राज्यवाद का एक प्रतीक बनकर रह गया। जापान ने इसे बहाना बनाकर हड़प लिया और पूरा विश्व देखता रहा। थैंक यू।